मेरा नाम आदम खान है और डीएक्सन में मैं एज ए डबल डायमंड काम कर रहा हूँ और स्टार्ट से डीएक्सन के साथ मुंसलिक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोस्पेक्टिंग है। तो आज हम प्रोस्पेक्टिंग के टॉपिक पे बात करेंगे और काफ़ी सारे एरियाज़ हम कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखें तो हम अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, यानी हम अच्छे से अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं और अच्छे से हम अपनी प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो आप मुझे बस एक बता दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोग मुझे सही से सुन सकते हो? सर जी बिल्कुल क्लियर है सर। यू कैन गो अहेड सर। ठीक है। तो मैं बेसिकली 12 साल से डीएक्सन के साथ मुंसलिक हूँ। तो आप लोगों को एक स्टार्टिंग में एक और पॉइंट भी बता दूँ कि मैंने ख़ुद भी 2009 में जो टीएसआईपी नेपाल का था गल्फ़ के साथ, तो मैं ऑलरेडी नेपाल का टीएसआईपी कर चुका हूँ 2009 में, जिसमें हम माउंट एवरेस्ट के सामने वाली पहाड़ी पे गए थे और वहाँ से हमने सुबह सुबह जो माउंट एवरेस्ट पे पहली दफ़ा जो रोशनी पड़ती है, तो वो रोशनी की किरणें जो हैं हमने भी देखी हैं। और उस वक्त वहाँ पे एक ट्रेनर आए हुए थे हमारे फिलिपाइन से, ओसलर साहब। तो उनकी ट्रेनिंग से उस वक्त बड़ी मोटिवेशन मिली थी, तो वो हमारा स्टार्ट का टूर था। लेकिन उस वक्त हमने तय कर लिया था कि इंशाल्लाह हमने डीएक्सन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करना है और डीएक्सन वर्ल्ड में अपना एक नाम भी बनाना है। तो 2007 से मैंने स्टार्ट लिया था। तो मेरी ख़ुद की हबीब बैंक में जॉब थी, तो हबीब बैंक में मेरी नौकरी थी। वहाँ से मैं आया था यहाँ इस कंपनी का अकाउंट खोलने के लिए। तो इन्होंने कहा जी आप ये बिज़नेस पार्ट टाइम में शुरू करें। तो मैंने फिर ये बिज़नेस पार्ट टाइम में शुरू किया। तकरीबन साल डेढ़ साल मैंने पार्ट टाइम में किया। जब मेरी आमदनी बैंक से अच्छी हो गई तो फिर मैं फुल टाइम आ गया। तो ऐसे मैंने स्टार्ट लिया। तो अभी डीएक्सन में एज ए डबल डायमंड काम कर रहा हूँ और अभी मेरी टीम में भी काफ़ी, यानी 1 लाख प्लस मेंबर हैं इस वक्त मेरी अपनी टीम में। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो मेरी टीमें काम कर रही हैं। तो अब ये टीमें कैसे बनाई, किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा आज का है प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होती है आपकी नेम लिस्ट यानी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पहली स्लाइड आप इस वक्त देख रहे हैं, कि अगर आपकी प्रॉपर प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास हो तो तभी आप अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। यानी प्रोस्पेक्ट लिस्ट से मुराद नेम लिस्ट है कि चूँकि हमारा बिजनेस जो है इसका ताल्लुक लोगों से है, तो जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, तो उस वक्त तक हम अपना बिजनेस आगे सही से आगे नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारे पास लोग होंगे या हमारे पास कॉन्टैक्ट्स होंगे तभी तो हम लोगों से प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तभी हम लोगों से बिजनेस की बात करेंगे। तो हमने काम क्या करना होता है, बेसिकली दो ही काम करने होते हैं। एक तो हमने प्रोडक्ट शेयर करनी होती है, यानी लोगों को हम प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट्स की आगाही फराम करते हैं ताकि लोग हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और शेयर करें। और दूसरा हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे टीम डेवलप करनी होती है। तो दोनों कामों के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक अच्छी लिस्ट होनी चाहिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अच्छी लिस्ट कैसे बनेगी इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक अच्छी लिस्ट ऐसे हो सकती है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नेम, नेम नज़र आ रहा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, उसके बाद ईमेल आपको नज़र आ रहा है, एड्रेस और रिमार्क्स। इस तरह की अगर आप एक लिस्ट बनाते हो तो ये एक अच्छी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कहलाती है। तो मैं स्टार्ट यहीं से लेता हूँ। अच्छी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ये कि आपने नाम लिखा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आपके पास, उसका व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हैं, बाकी जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो लिख सकते हैं। और ईमेल भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास किसी का ईमेल भी है तो आपके ये स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स कहलाते हैं। और अगर एड्रेस हो तो ये और अच्छी बात है। फिर एक कॉलम आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में एक रिमार्क्स का भी बनाएं। तो बाज़ों का ये होता है कि कॉन्टैक्ट लोग चेंज कर देते हैं, अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह चेंज करते हैं, तो फिर आपके पास अगर ईमेल हो तो आप फ्यूचर में ईमेल के थ्रू उनसे रब्ता कर सकते हैं। और क्या है कि अगर ईमेल पे भी नहीं तो आपके पास अगर एड्रेस है तो एटलीस्ट आप फिर भी उससे रब्ता कर सकते हैं। और रिमार्क्स में जो है वो आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, कि आप प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ लिखते हैं। जैसे आपने एक नाम लिखा,
रमेश नाम लिखा आपने, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, ईमेल लिखा, फिर उसका एड्रेस लिखा और रिमार्क्स में आपने लिखा कि रमेश संडे को प्रोडक्ट्स लेगा या रमेश ने संडे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग लेनी है या उसने संडे को ज्वाइन करना है। आप उसके बारे में और भी कुछ लिख सकते हो कि वो एक जॉब करता है 8 घंटे की और पार्ट टाइम में फ्री होता है, तो लिहाजा मुझे उसको इस बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। तो ऐसी आपके पास जो नेम लिस्ट होगी ये एक प्रॉपर नेम लिस्ट होगी। ये नेम लिस्ट से ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। और आपकी नेम लिस्ट जो है ये हम इस तरह से कहते हैं जैसे कि हमारा बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन मूव होता है, इसी तरह हम कहते हैं कि ये नेम लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि कल को आप ना भी रहो तो आपके जो बच्चे हैं वो आपकी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट उठाएं तो उनको हजारों लोग नजर आने चाहिए और रिमार्क्स में वो देखें कि आपने रिमार्क्स में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपके बच्चे भी आपकी नेम लिस्ट यूज करें। यानी इतनी अच्छी आपको नेम लिस्ट बनानी चाहिए अगर आपने बहुत ज्यादा ग्रो करना है इस बिजनेस में। तो अब अच्छी नेम लिस्ट कैसे बनती है, कैसे बनेगी, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको हम मद्देनजर रखें, तो अगली स्लाइड्स पे हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है पाकिस्तान में कि जिन लोगों ने प्रॉपर प्रोस्पेक्ट लिस्ट या नेम लिस्ट बनाई है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जबकि जो लोग नेम लिस्ट नहीं बनाते, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे मोबाइल में है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, मुझे नेम लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं, आपके मोबाइल में जो डेटा है वो सारा आप लिखें, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, आपके यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, सबसे पहले आप उनकी लिस्ट बनाएं। आप ये ना सोचें कि वो आपके 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 बिजनेस में आपके लिए फ्रूटफुल हैं या नहीं है। सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं, फिर उस लिस्ट में से फिर आप कैटेगरीज बनाएं कि ये जो आपके पास लिस्ट है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है, उन पे आप टिक करें कि सबसे पहले इनको अप्रोच करना चाहिए। फिर उसमें आप टिक करें कि किन को प्रोडक्ट के लिए हमने अप्रोच करना है और किन लोगों को हमने बिजनेस के लिए अप्रोच करना है। तो आप अप्रोच तो तभी कर सकोगे जब आपके पास एक अच्छी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप लोगों को कैसे अप्रोच करोगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई भी हमारा मेंबर जब वो रात को सोचता है तो नेक्स्ट रात को जब वो सोता है तो नेक्स्ट डे का उसके पास कोई प्लान नहीं होता। लेकिन अगर उसकी डायरी में 200 लोगों की एक लिस्ट उसने बनाई है 200 की, तो वो क्या कर सकता है, रात सोने से पहले वो लिस्ट देख सकता है। उसके जहन में ऑटोमेटिकली आएंगे कि कल का प्लान, वो पूरा वहीं से उस लिस्ट से वो कल का प्लान तरतीब दे सकते हैं कि कल मुझे इस लिस्ट में से जो है ना 10 लोगों को रब्ता करना है, 20 लोगों को रब्ता करना है। और क्या होता है कि जब वो सुबह उठता है तो सुबह उठ के जब वो डायरी खोलता है तो उसके सामने पूरा बिजनेस ओपन हो जाता है, क्योंकि वो लिस्ट में उसको 500-600 लोग नजर आते हैं। और जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई तो वो सुबह से दोपहर तक का टाइम जो है ना वो लोग जाया कर रहे होते हैं। तो जिनके पास लिस्ट होती है वो रात को अपनी लिस्ट में प्लान करते हैं नेक्स्ट डे का वर्क, और नेक्स्ट डे जब वो सुबह लिस्ट खोलते हैं तो हजारों लोग होते हैं। उन हजारों लोगों में से वो किसी को भी प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी को भी वो बिजनेस के हवाले से बुला सकते हैं, मीटिंग अपनी सेट कर सकते हैं। लेकिन मीटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अगर आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट अच्छे से बनाओगे तो आप 1 साल में बहुत सारी कामयाबी हासिल करोगे। अगर आप नहीं बनाओगे तो हो सकता है आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास लोग होने चाहिए बात करने के लिए। अब प्रोस्पेक्टिंग में जब हम लोगों से बात करते हैं अच्छी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनेगी, और प्रोस्पेक्टिंग के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे नए लोग हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़े से चैलेंजेस आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड से आते हैं, उनको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। लेकिन आपको एज ए लीडर जो है ना अपनी टीम को ये आपको ट्रेन करना चाहिए कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, चैलेंजेस आएंगे। अगर वो स्टार्टिंग फेज पार कर जाएं तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे लोग काम करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जैसे जैसे वो काम को आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होता है कि एक वक्त आता है कि वो बड़े सेट हो जाते हैं और वो एंजॉय करके प्रोस्पेक्टिंग करता है। जैसे शुरू में जब उनको नो मिलता है तो वो बड़ा फील करते हैं कि यार मैंने इसको प्रोडक्ट की डिटेल बताई, अब ये प्रोडक्ट नहीं ले रहा, या मैंने इसे बिजनेस के हवाले से बताया, ये मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं करता। शुरू में उसको फील होता है। अब चूंकि उसको एक्सपीरियंस भी नहीं होता तो हो सकता है कि स्टार्ट में नो मिले, लेकिन एज ए लीडर आपको चाहिए कि आप उसको सिखाएं कि कोई बात नहीं, हौसला दें कि कोई मसला नहीं है। वो 2-3 महीने में वो सेट हो जाता है। तो लोगों से बात करना है, इसको क्या है कि रिक्रूटिंग न्यू पीपल इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो है जो आपका ब्लड है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिंग है। क्योंकि जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे उस वक्त तक जो है वो आप अपनी ना तो टीम डेवलप कर सकते हैं, ना ही आप प्रोडक्ट्स के हवाले से किसी को आगाही फराम कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, लाइफ ब्लड है। अगर खून जिस्म में होगा तो जिस्म काम करेगा, अगर खून नहीं है तो जिस्म काम नहीं करेगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस को इस तरह से समझें आप।
तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं और फिर अच्छी प्रोस्पेक्ट लिस्ट से हम अच्छा सा काम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं। हाउ टू गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग। यहाँ आप देखें स्क्रीन पे आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। बी कंसिस्टेंट एंड डू रिक्रूटिंग एक्टिविटीज एवरी डे। अब आपने रोजाना काम करना है, यानी रोजाना आपने लोगों से बात करनी है। तो रोजाना जब आप लोगों से बात करोगे तो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग रेगुलरली काम करते हैं और रोजाना डेली लोगों से बात करते हैं तो वो जो है वो अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि जब आप अपना काम एक हफ्ता आपने काम लोगों से बातचीत की, फिर बीच में गैप एक महीने का दिया, तो ये सही नहीं है। रोजाना आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लोगों से बात करें, ठीक है, और लोगों को अपना प्रोस्पेक्ट बनाने की कोशिश करें और लोगों से कॉन्टेक्ट्स दे भी और उनसे कॉन्टेक्ट्स ले भी। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको रोजाना लोगों से बात करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स के हवाले से और बिजनेस के हवाले से। दूसरा प्रोस्पेक्टिंग में एक जो पॉइंट मद्देनजर रखना है वो ये है कि आपने एज ए लीडर बात करनी है। आपने किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी, बल्कि आपने एज ए लीडर बात करनी है, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो भी ये देख रहा होता है कि जो शख्स मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा है या जो शख्स मुझे प्रोडक्ट्स के हवाले से आगाही दे रहा है, ये शख्स कितना कॉन्फिडेंट है। और लोग जो है वो लीडर के साथ आना पसंद करते हैं। तो आपने एज ए लीडर जो है वो लोगों से बात करनी है। रिक्वेस्ट वाला स्टाइल नहीं, आपने बात नहीं करनी, क्योंकि आप उसके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। जब आप ऐसे कहते हैं कि नहीं आप आ जाएं और रिक्वेस्ट वाला उसके ठीक है आप ज्वाइनिंग ले लें, आप बस प्रोडक्ट ले लें, ऐसे नहीं। आपने एज ए लीडर बात करनी है कि मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ, आप भी ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। तो एज ए लीडर आपने बात करना है। दूसरा, आपने उसे बिजनेस बताना है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ, दुनिया की 15वीं बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको, आप आएँ और मैं आपको ये बिजनेस बताता हूँ, आप भी मेरे साथ बिजनेस करें। तो इस तरह से आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एज ए लीडर आपने ट्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट वो है लिसन विद ओपन ईयर एंड क्लोज माउथ। चूंकि हमने सोल्यूशन देना होता है, अपने प्रोस्पेक्ट को सोल्यूशन देना होता है, हमने उसकी नीड जाननी है कि आया मैं उससे मैं हेल्थ की बात करूं या मैं उससे वेल्थ की बात करूं, ठीक है, या मैं उससे जो है वो कोई और बात करूं, ठीक है, मैं उससे कोई ये बात करूं कि आप सोशली मतलब आप लोगों की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की सुनोगे। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बहुत सारे लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो वो एक मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली जो है वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मेरी कंपनी इतनी बड़ी, मेरी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी और लोगों ने इतनी सारी कामयाबियां हासिल की हैं। जब डायरेक्टली आप उनको ऐसा कहते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो शख्स इस वक्त किस कंडीशन में है, उसकी नीड क्या है। तो आपने क्या करना होता है, पहले आप कोशिश करें अपने प्रोस्पेक्ट जो भी हैं उससे आप रिलेशनशिप बढ़ाएं, उससे अपनी फ्रेंडशिप बनाएं और उससे पूछें, उससे बातचीत करें, ताकि 5-10 मिनट जब आप उससे बातचीत करते हो तो आपको उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से काफ़ी सारी आगाही मिल जाती है। आप जान जाते हैं कि इसकी कैसी पर्सनैलिटी है। अब फिर उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि अब मुझे इसको प्रोडक्ट बताना चाहिए या मैंने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हमने बात करनी है। हो सकता है जब वो बातचीत कर रहा हो तो वो कहे कि मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है। इस दौरान जब उसने बात की तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने इसे प्रोडक्ट के हवाले से आगाही देनी है। या हो सकता है वो ये आप जब आपसे बात कर रहा हो तो हो सकता है वो ये कहे कि घर का मेरा खर्चा, घर का गुजारा जो है वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो हो सकता है कि आप उसे ऑफर करें, बिजनेस ऑफर करें, ठीक है। या हो सकता है कि वो ये कहे कि यार मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, तो फिर आप उससे कहें कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और सेहत भी दे सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप किसी को सुनेंगे। तो अब आपने क्या करना होता है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है आपने एक तो उसको सुनना है, अच्छे से सुनना है। जब आप सुनोगे तो उसी से आपने पॉइंट्स निकालने हैं कि अब आपने उसको क्या कहना है। लेकिन जब तक आप अच्छे से सुनोगे नहीं तो आपकी बात उसको समझ में नहीं आएगी। जब आप उसको सुन लोगे तो उसका एक और फायदा ये है कि उसके दिल में जो भी चीजें हैं वो सारी कह देगा, फिर उसके पास बात करने को कुछ रहेगा नहीं और फिर वो आपकी बात सुनेगा। तो जब आप उससे बातचीत कर रहे हो तो ग्रेजुअली उसको डीएक्शन से आपने कनेक्ट करना है। तो हमने क्या करना है, लिसन विद ओपन एयर्स एंड क्लोज माउथ। तो प्रोस्पेक्टिंग में ये चीज हमने मद्देनजर रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज प्रोस्पेक्ट नेम। तो आप कोशिश करें कि प्रोस्पेक्ट का जो है नेम आप यूज करें, क्योंकि जब आप किसी का नाम लेते हो तो वो बहुत खुश होता है। और कोशिश करें कि उसके सर नेम से आप उसको पुकारें तो वो और ज्यादा खुश होता है। तो आप कंप्लीट नेम अगर लेंगे किसी भी प्रोस्पेक्ट का तो वो खुश होगा। तो नाम कैसे, आप अगर टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो आप टेलीफोन पे भी आप उसका नाम लेंगे।
और अगर आप उसे टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू आप उससे बात करें, तो तब भी मैसेज में भी आप उसका नेम टाइप करेंगे, ठीक है। और अगर आप उसको ईमेल करें तो ईमेल में भी आपने नेम उसका जरूर लिखना होता है, और कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशन में 3 दफा उसका नेम आप यूज करें, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी का नाम यूज करूं, मैंने फोन किया कि हेलो राजकुमार साहब, गुड मॉर्निंग, मैं डीएक्सन से बात कर रहा हूं, आज 3 बजे आपका जो है एक मीटिंग आपसे सेट की थी, तो आपको याद है इंशाल्लाह, आप आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं ना। आपने एक बार नाम लिया राजकुमार, सेकंड टाइम जो है थोड़ी सी बातचीत हुई, ओके राजकुमार आप मिलते हैं कॉफी पे आज 3 बजे, आपने दूसरी दफा उसका नाम यूज किया। तीसरी दफा जब आप उसको अल्लाह हाफिज कहेंगे, तो आप कहेंगे ओके राजकुमार भाई अल्लाह हाफिज। तो आपने क्या किया, 3 बार उसका नाम यूज किया। तो वो बड़ा खुश होता है जब आप उसको उसके नाम से पुकारते हैं, या फिर आप उसको सर नेम से पुकारते हैं, कि आपने किसी को मलक साहब का, किसी को खान साहब का, ठीक है। तो आप जो भी सर नेम है, तो आपने जब सर नेम से पुकारते हो तो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग में आपने ये भी मद्देनजर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो फिर आप बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। अगर आपका बिलीव शेकी है तो फिर आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपकी बात नहीं सुनेगा। बिलीव शेकी, जो जैसे पहले हमने कहा था कि बी ए लीडर, एज ए लीडर आपने बात करनी है, इसी तरह आपने बिलीव के साथ बात करनी है। और बिलीव क्या होता है, बिलीव जो है आपको किन चीजों पे बिलीव होना चाहिए। आपको कंपनी पे बिलीव होना चाहिए, आपको कंपनी की प्रोडक्ट्स पे बिलीव होगा, आपको कंपनी के करियर प्लान पे बिलीव होगा, उसके बाद आपको अपने आप पे ऑटोमेटिकली बिलीव होगा। तो आपका अगर बिलीव कहीं पे शेकी है तो फिर आप कंपनी के बारे में इतना नहीं जानते, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करें, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानकारी हासिल करें, कुछ आप जो है वो करियर प्लान के बारे में, ताकि आपका बिलीव जो है वो बढ़े। तो आपने क्या करना होता है, अपने प्रोस्पेक्ट से बिलीव के साथ आपने बात करनी है, क्योंकि आपके बिलीव को देख के ही आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको ज्वाइन करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस स्लाइड में देखें तो बी कंसिस्टेंट एंड डू रिक्रूटिंग एक्टिविटीज एवरी डे, डेली आपने काम करना है, एज ए लीडर काम करना है, और कोशिश करनी है कि प्रोस्पेक्ट के साथ थोड़ी सी रिलेशनशिप बढ़ानी है, उनको थोड़ा सुनना है ताकि आप उनका सोल्यूशन दे सको, और प्रोस्पेक्ट का नेम यूज करना है। और लास्ट पॉइंट था कि आपने बिलीव के साथ जो है वो बिलीव अपने आप पे करना है, क्योंकि बिलीव इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि आपने किसी को अपॉर्चुनिटी, किसी को प्रोडक्ट के हवाले से आगाही दी, उसको बताया कि ये प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं, और एंड में वो कहता है मैंने नहीं लेनी। जब वो आपको नो करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी प्रोडक्ट में, या आपके करियर प्लान में प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है उसको अपनी कोई प्रॉब्लम हो, उसके पास हो सकता है पैसे ना हो सकता है कोई और वो परेशानी टेंशन में हो, उसने आपकी प्रोडक्ट नहीं ली। उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, या आपके मकसद से, आपके मिशन से, आपके गोल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आपको कोई नो करता है तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करते हैं, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी आप नेक्स्ट शख्स से बात करते हैं। अगर आपने किसी को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं, या किसी को प्रोडक्ट, तो क्या है कि आपको अपने आप पे बिलीव होता है। तो हम डीएक्सन में ये कहते हैं कि आपकी कामयाबी जो है, आपकी कामयाबी ये नहीं है कि आप लोगों को सेटिस्फाई करें, आपकी कामयाबी डीएक्सन में इसी से है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करें। आप सेटिस्फाई रहें, कामयाबी मिलेगी। लोग आते रहेंगे, कुछ लोग यस करेंगे, कुछ लोग नो करेंगे, ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट प्रोस्पेक्ट विद द विजन ऑफ देयर ड्रीम। अब जब आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है तो आप लोगों को उनके विजन जो है ना, उनके ड्रीम के साथ उनको कनेक्ट करें, क्योंकि जो विजन आपका है, या जो डॉक्टर लिम सियो जिन ने हमें जो विजन दिया है, ठीक है, हम उस विजन के तहत काम करें, हमारा विजन क्लियर है, लेकिन जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उनका तो वो विजन नहीं है। तो आपने क्या करना है कि प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करना है विद द विजन ऑफ देयर ड्रीम्स। तो उनके कोई ना कोई ख्वाब होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो जॉब करते हैं सुबह से शाम तक, कोई 8 घंटे जॉब करता है, कोई 10 घंटे जॉब करता है, उनके कोई ख्वाब, कोई टारगेट्स नहीं है, तो वो डीएक्सन क्यों कर रहे हैं। आप उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हो कि मेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप आए। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों आएंगे। तो जब वो जो सुनने का था कि लिसन विद ओपन एयर, यानी आपने उनको सुनना है, तो जब आप उनको सुनते हो तो उसी टाइम पे आप उनको जो है ना कनेक्ट करते हैं विद देयर ड्रीम्स। जब आपने किसी प्रोस्पेक्ट को सुना, उसने कहा यार मेरा घर अपना नहीं है, मैं तो मंथली किराए पे रहता हूँ, तो जब ये बात आपने सुनी तो फिर आप उससे कह सकते हो कि देखो भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह 2 3 4 साल 5 साल में आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप अपना घर ले लेंगे। ठीक है, कोई शख्स कहता है कि यार मैं मतलब मेरे पास बाइक है, ठीक है, फैमिली है, और जो है ना मैं, तो इस तरह की अगर वो कोई बात करता है कि फैमिली है, फैमिली की भी ज़रूरत है, मैं बाइक पे कभी बच्चों को छोड़ता हूँ, कभी वाइफ को छोड़ता हूँ, गाड़ी होती तो मैं तो बड़े अच्छे से उनको मैनेज करता। तो फिर आप उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ड्रीम के साथ कि देखो यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है,
तो अगर आप इस मुझे ज्वाइन करते हो इस अपॉर्चुनिटी में, तो आप 2-3 साल 4 साल काम करें, इंशाल्लाह आप भी अपनी गाड़ी ले लोगे। तो उनके कोई ना कोई ड्रीम्स होने चाहिए। जब ड्रीम होंगे तो वो अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करेंगे और फिर अपना टारगेट सेट करेंगे कि ये ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं। तो हमने क्या करना है कि अपने प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करना है विद द विजन ऑफ देयर ड्रीम्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रोस्पेक्ट को क्या करें, इंगेज करें, इंगेज पीपल्स इमोशन, यानी उनके इमोशंस को भी इंगेज करें आप। अगर आपने अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इमोशंस को आप कैसे इंगेज कर सकते हैं कि जब आप उनको सुनोगे, बातचीत करोगे, थोड़ी सी रिलेशनशिप आप बढ़ाओगे, ठीक है। सुनना बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्ट को। जब आप उनको सुनोगे तो वो खुद ही कहेगा कि हाँ अभी जो है ना बच्चों की शादी करनी है, बेटा बड़ा हो गया उसकी भी शादी करनी है, बेटी की भी शादी करनी है। तो आप पूछोगे हाँ कब प्लान है, तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जब पैसे मिलेंगे तो फिर हम इनकी शादियां करेंगे। तो वही टाइम होता है जब आपने इंगेज करना है इमोशंस के साथ। आप उनसे कहें कि देखो यार बच्चों की अगर अच्छे से शादियां करना चाहते हो तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करो। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है साल 2 साल 3 साल में आपके पास इतनी अर्निंग होगी कि आप अपनी बच्चों की अच्छी से शादियां कर सकोगे। तो आप ये क्या कर रहे हो, ये आप उनको इंगेज करें, इमोशनली इंगेज करें बिजनेस के साथ। तो आप ड्रीम्स के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशंस के साथ भी आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो प्रोस्पेक्टिंग में आपने मद्देनजर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई योर आइडियल बिजनेस पार्टनर। अब प्रोस्पेक्टिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो वो ये सोचते हैं कि हमें किसको इनवाइट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हैं, कोई प्रोफेसर्स के पीछे भाग रहा है, ठीक है, कोई जो है सेल्स वाले लोगों को ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़े कोई कंपनी के ऑनर्स के पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी डेफिनेशन, इसकी सिंपल सी आपको आइडिया दे दूं कि आपका आइडियल बिजनेस पार्टनर कौन हो सकता है। उसमें जो बेसिक्स हैं वो हैं, 2 पॉइंट्स आप मद्देनजर रखें। पहला पॉइंट तो ये है कि जिस शख्स को भी आप इस बिजनेस में इनवाइट कर रहे हो वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए, यानी एक समझ में आने वाला शख्स होना चाहिए, समझ में आने वाला आदमी होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको अपने बिजनेस में ऐड करना है। जब आप उसको अपने बिजनेस में शामिल करोगे, ठीक है, तो आपका बिजनेस, चूंकि आपने अपने बिजनेस में अच्छे लोगों को लाना है ना, ताकि आप अच्छे से बिजनेस कर सकोगे। अगर कोई शख्स अच्छा नहीं है तो उसको हम बिजनेस में नहीं ला सकते हैं। तो पहला कोशिश ये करें कि पहली क्वालिटी ये देखें कि वो शख्स एक अच्छा आदमी होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी ये देखें कि वो लाइफ में कुछ करना भी चाहता हो। यानी 2 बेसिक क्वालिटी हम बता रहा हूँ कि आप किन लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। एक वो जो एक अच्छा आदमी हो, यानी अच्छा हो। तो दूसरा क्या कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हो, जिसके कोई ड्रीम हो, जिसके कोई ख्वाब हो। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप किसी शख्स में देखते हैं तो आप उसको अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा के जो पॉइंट्स है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको सेल्स का कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके क्या क्या, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके जो है ना कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, ये बात की बात है। लेकिन पहले ये 2 पॉइंट्स आपने मद्देनजर रखने हैं। तो ऐसा अगर कोई शख्स, कौन ऐसा शख्स हो सकता है, एक सब्जी वाला जो है, जो सब्जी बेचता है, वो भी जो एक अच्छा वो भी, उसके भी कोई हो सकता है उसमें भी आग हो, वो भी कुछ करना चाहता है। एक दूध वाला भी कुछ कर सकता है, एक टीचर हो सकता है वो कुछ करना चाहता हो, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर भी हो सकता है कि वो कुछ करना चाहता हो। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें डॉक्टर परवाना है, डॉक्टर रंजन है, डॉक्टर अस्मा मुनीर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इंजीनियर भी हो सकता है, उसके अंदर भी आग हो, वो भी कुछ कर सकता है, और आम शख्स भी कर सकता है। तो मैंने देखा है कि इस प्लेटफॉर्म में आम लोग ज्यादा काम करते हैं, मतलब बहुत छोटे लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग इतनी ज्यादा कामयाबी क्यों हासिल करते हैं, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को जब पता चलता है, जब वो जॉब करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है कि वो भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो सोचते हैं कि यार मैं भी अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, मैं भी घर ले सकता हूँ, मैं भी गाड़ी ले सकता हूँ, मैं भी दुनिया घूम सकता हूँ, तो फिर वो ज्यादा मेहनत करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है, ये आप नहीं कह सकते कि कोई आम आदमी भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। हर क्लास यहाँ पे काम कर रही है, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो आपने बेसिकली 2 चीजें जहन में रखनी है, और वो 2 चीजें पॉइंट जहन में रख के आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेवर चेज ए प्रोस्पेक्ट। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका एक प्रोस्पेक्ट है, आपने उससे बातचीत की, उससे राब्ता किया, उसको बिजनेस बताया, प्रोडक्ट बताई, उसके बाद आपने उसको हल्का सा टच में रखना है, उसको चेज नहीं करना। क्योंकि जब आप किसी को चेज करते हो तो फिर वो जो है ना अच्छा नहीं समझता।
आप उसको चेज ना करें, बल्कि आप अपने अंदर चेंज लाएं। कि जैसे स्टार्ट में आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आप शायद बस पे आते थे, फिर आपने थोड़े अरसे बाद आपने एक मोटरसाइकिल ले ली, स्कूटर ले लिया, थोड़े अरसे बाद आपने गाड़ी ले ली। तो जब वो आपके अंदर वो चेंज देखेगा, तो हो सकता है साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में आएगा। तो आपने जस्ट अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई, बताई, उसके बाद आप हल्का फुल्का फॉलो अप रखें, लेकिन आप किसी के पीछे भागे ना, यानी उनको चेज ना करें, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेक रिक्रूटिंग एंजॉयबल। जब आपने डीएक्सएन ज्वाइन किया, अब आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो जब आपने लोगों से प्रोडक्ट्स की बात करनी है, लोगों से बिजनेस की बात करनी है, तो अब आप इसको एंजॉय करके करें, टेंशन लेके काम नहीं करने का। एंजॉय करके इस काम को आपने करना है, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे 6 महीने, साल, 2 साल काम करते हैं, उसके बाद तो बड़ा एंजॉय करके काम कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी टीम को ये सिखाना होता है कि प्रोस्पेक्टिंग को एंजॉय करके करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने किसी को प्रोडक्ट के हवाले से आगाही दी, ज्यादा क्या होगा, वो कहेगा मैंने नहीं लेनी, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट किसी और से बात करेंगे। या ज्यादा से ज्यादा क्या चैलेंज आएगा, आपने उसे बिजनेस बताया, वो आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट से बात करेंगे। जब हम बात करते रहेंगे, कुछ लोग यस करेंगे, ठीक है, कुछ नो करेंगे, आस्ता आस्ता कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे, कुछ टीमें आस्ता आस्ता बनती चली जाएंगी। तो ये चीजें आपने जो है वो मद्देनजर रखनी है कि जब काम करना ही है तो फिर एंजॉय करके ही करें। जब इतने बड़े ड्रीम्स हैं, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हेल्थ फ्रीडम चाहिए, ट्रैवल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, इतने सारे फ्रीडम्स चाहिए, तो उसके लिए छोटे मोटे चैलेंजेस तो फिर फेस करने पड़ेंगे ना। तो वो कहते हैं कि जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी कामयाबी। अब क्या होगा, जब आप अच्छी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे और अच्छे से जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, ये आप जहन में रखते हुए आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो इन दी एंड क्या होगा, इन दी एंड आपकी अच्छी टीम बन जाएगी। तो अच्छी टीम जो है यहाँ पे कौन सी होती है, अगर आपके अच्छे टीम 6 लोगों की आपकी अच्छी टीम बन जाए, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। अब जब आपने प्रोस्पेक्टिंग की, तो प्रोस्पेक्टिंग में से आपको कितनी कैटेगरीज के आपको जो है ना वो लोग मिलेंगे, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, अच्छे से आप नेम लिस्ट बनाते हो, उन लोगों को कांटेक्ट करते हो, तो उसमें से कौन सी कैटेगरी सामने आती है और कौन कौन से स्टेप्स तय करके जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं वो ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइनिंग से वो लीडर तक कैसे बनते हैं, वो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डीएक्सएन बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, तो देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ पीपल। नेमली, पहले लोग वो होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कंज्यूमर। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम कंज्यूमर बनाएं। तो जो पहली कैटेगरी आपके सामने आती है, तो ये कंज्यूमर कैसे बनता है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो हमारे मेंबर होते हैं, वो किसी को जो है वो प्रोडक्ट यूज कराते हैं। वो उनसे कहते हैं कि जी मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, अच्छे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप भी ये प्रोडक्ट यूज करें। तो पहली कैटेगरी जो होती है वो कंज्यूमर की होती है, कि ये कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो किसी भी मेंबर से प्रोडक्ट्स लेके यूज कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में क्या होता है, कंज्यूमर मेंबर। अब कंज्यूमर मेंबर कौन होते हैं, कंज्यूमर मेंबर वो होते हैं कि जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन वो कुछ अरसे बाद वो साथ अपनी मेंबरशिप भी ले लेते हैं, यानी वो कंज्यूमर भी होते हैं और वो मेंबर भी बन जाते हैं। क्योंकि जब उनको पता चलता है कि जब मैं मेंबर बनूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ बोनस भी मिलेगा महीने के बाद, यानी मैं अगर 15,000 की 20,000 की चीजें लेता हूं, तो महीने के बाद मुझे कुछ पैसे वापस भी मिलेंगे। तो वो क्या करता है, वो कंज्यूमर, वो मेंबर बन जाता है। तो फिर वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर मेंबर कहलाता है। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर। वही जो कंज्यूमर है, वो जब प्रोडक्ट यूज करके मेंबर बनता है, उसको जब थोड़ा बहुत कमीशन भी आता है, उसको सेहत भी मिलती है, तो वो प्रोडक्ट के फायदे भी देखता है और थोड़ी सी अर्निंग भी उसको होती है। तो वो क्या करता है, लोगों को भी प्रोडक्ट्स के हवाले से बताना शुरू कर देता है कि मैं इस कंपनी की प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, मुझे फायदा हुआ है, अब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, मुझे अब डिस्काउंट में भी प्रोडक्ट्स मिल रही है, मुझे कुछ ना कुछ कमीशन भी मिल रहा है। तो वो लोगों को भी प्रोडक्ट्स दिलाना शुरू कर देता है ताकि उसका कमीशन बढ़ जाए। जब वो लोगों को प्रोडक्ट्स बताता है तो उसका कमीशन और बढ़ जाता है, और एक वक्त आता है उसकी प्रोडक्ट्स उसको फ्री मिलना शुरू हो जाती है। तो कोई शख्स, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हो सकता है कोई शख्स आपको, कोई प्रोस्पेक्ट आपका कंज्यूमर बन जाए, हो सकता है एक ही टाइम में कोई प्रोस्पेक्ट आपका कंज्यूमर मेंबर बन जाए, हो सकता है एक ही टाइम में आपका कोई प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। कोई भी शख्स वो किसी भी कैटेगरी में वो आ सकता है। तो इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बिजनेस बिल्डर्स। अब बिजनेस बिल्डर्स क्या होता है, जब जब एक प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर बनता है, या कंज्यूमर मेंबर, या कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो उसके बाद जब उसको पता चलता है कि यार ये एक आमदनी का भी अच्छा जरिया है, तो फिर वो क्या करता है, वो
नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है बिजनेस बिल्डर्स की कैटेगरी में। बिजनेस बिल्डर्स की कैटेगरी में क्या होता है कि बिजनेस बिल्डर्स की कैटेगरी में वो बिजनेस डेवलप करता है, यानी वो फिर प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर देता है, यानी लोगों को इस बिजनेस में ऐड कर रहा होता है। उसी तरह से जैसे वो खुद कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड हुआ था, इसी तरह से वो क्या करता है, लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करना शुरू कर देता है, यानी अपनी टीम, प्रॉपर टीम बनाना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि अब मैंने इस बिजनेस को डेवलप करना है। तो ये वो टाइम होता है जब उसको अच्छी खासी आमदनी भी मिलना शुरू हो जाती है और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है बिजनेस के हवाले से। तो बिजनेस बिल्डर के बाद क्या होता है, बिजनेस बिल्डर के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है लीडर्स की, तब जाके वो लीडर बनता है। तो जो आपने प्रोस्पेक्टिंग की है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपकी जो प्रॉपर नेम लिस्ट थी या प्रोस्पेक्ट लिस्ट थी, उससे जो आपने काम किया, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मद्देनजर रखे हैं, फिर आपके प्रोस्पेक्ट या तो मेंबर होंगे या मेंबर या तो कंज्यूमर होंगे या कंज्यूमर मेंबर होंगे या कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या फिर वो बिजनेस बिल्डर होंगे, ठीक है। उसके बाद की कैटेगरी आती है लीडर की आती है। तो लीडर हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जब कोई शख्स वो बिजनेस बिल्डर की कैटेगरी में वो अच्छी सी टीमें बनाता है और वो स्टार रूबी के बाद स्टार डायमंड क्लोज करता है, तो फिर हम कहते हैं कि यार अब ये लीडर बन गया। तो जो लीडर की कैटेगरी है वो लास्ट कैटेगरी है। लीडर फिर कोशिश करता है कि वो जो है ना अच्छी अर्निंग उसको मिलना शुरू हो जाती है, और जो अर्निंग उसकी मेन अर्निंग जो उसकी जॉब है, जॉब से जब उसको ज्यादा यहाँ मिलना शुरू हो जाता है, डबल ट्रिपल, तो वो वक्त होता है कि वो फिर फुल्ली जो है ना वो इस बिजनेस पे यानी डीएक्सएन पे ही कंसीडर करेगा और वो फुली डीएक्सएन ही करेगा। तो लीडर्स जो है ना, लीडर्स के स्टेप तक हो सकता है किसी को लीडर्स तक पहुंचने में 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 9 महीने लगे, साल लगे, लेकिन लीडर जो है ना, लीडर बनने तक आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो भी टीम, जो मेंबर आया था और वो आस्ता आस्ता ग्रो कर रहा है, तो जब तक वो प्रॉपर लीडर ना बन जाए आपने उसे कंप्लीट सपोर्ट करनी है। और सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट यही होती है कि आप उसको प्रोडक्ट्स के हवाले से आगाही फराम करें, प्रोडक्ट्स उसको सिखाएं, उसको कंपनी के बारे में बताएं, ठीक है, उसको मार्केटिंग प्लान बताएं, उसके साथ मीटिंग्स करें। तो इस तरह से आप उसको लेके चलें और उसको आप क्या करें, लीडर्स तक। जब वो लीडर बन जाता है तो फिर वो बहुत सारे काम खुद करना शुरू कर देता है अच्छे से। लीडर्स के बाद क्या होता है, जब वो लीडर बन जाए फिर भी उसको अपलाइन लीडर की जरूरत पड़ती है। अब ये तो 5 कैटेगरीज में कोई भी प्रोस्पेक्ट आपका कंज्यूमर से स्टार्ट होकर इन 5 कैटेगरीज तक वो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम ये कहते हैं कि जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हो और आप अगर एक साल में एक भी लीडर बनाते हो तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। यानी आप पूरा साल काम करते हैं और पूरे साल में आपकी टीम में कोई एक शख्स भी लीडर बनता है या एक भी लीडर आपकी टीम में आता है, तो इसका मतलब है आपने काफी सारी कामयाबी हासिल कर ली। अब इसके एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि एक साल में फर्ज किया आपको एक लीडर मिला, यानी लीडर आप किसको कहोगे, जो आपकी टीम में आया और वो अच्छी पोजीशन पे पहुंचा, वो अच्छी अर्निंग कर रहा है और वो इसी डीएक्सएन पे डिपेंड कर रहा है, तो आप समझेंगे वो आपका लीडर है। तो अगर आपने एक साल में एक लीडर बनाया, 2 साल में 2 लीडर बनाए, 3 साल में 3 बनाए, 4 साल में 4 बनाए, 5 साल में 5 बनाए, 6 साल में 6, जब 6 साल में अगर आपने 6 लीडर बनाए, यानी आपका रैंक जो है वो ट्रिपल डायमंड हो गया। और ट्रिपल डायमंड की एक अच्छी अर्निंग होती है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो कैटेगरीज हैं, इनको मद्देनजर रखें। और इसमें अप एंड डाउन भी होता है, कुछ लोगों को अच्छी टीमें थोड़ी देर से मिलती है, कुछ लोगों को जरा जल्दी मिल जाती है। तो आप किसी का आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है, या आप किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करें कि ये इतनी देर में क्यों पहुंचा, ये इतना फास्ट क्यों पहुंचा। आप जो है ना डीएक्सएन के कल्चर को फॉलो करते हुए काम करते रहें और प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करते रहें। देर से होगा लेकिन इंशाल्लाह आप जो इसका जो टॉप रैंक है क्राउन एम्बेसडर तक, वो आप आराम से पहुंच सकते हैं स्ट्रगल करके, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करके। अब प्रोस्पेक्टिंग आपने की, टीमें आपने बनाई, टीमें बनाने के बाद का जो मरहला है, तो वो जो प्रोस्पेक्टिंग आपने की, मेंबर बनाया, उसके बाद जो प्रॉपर डुप्लीकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपनी टीम बनाई, आपने अब टीम तो बना ली, प्रोस्पेक्टिंग की, अच्छे से लोग आपके ग्रुप में आ गए, अब आपका क्या काम क्या है कि आपने प्रॉपर डुप्लीकेशन करनी है। प्रॉपर डुप्लीकेशन क्या होती है कि आपने अपनी टीम को सिखाना है, जो कुछ आपने सीखा अपनी अपलाइन लीडर से, वही चीजें आपने अपनी टीम को सिखानी है। जैसे आपने सीखा, आपने जो अपना 6 का ग्रुप बनाया है, आपने वो सारी चीजें उन लोगों को सिखानी है। उन लोगों को सिखाएंगे तो तभी प्रॉपर डुप्लीकेशन होगी। और सिर्फ आपके जो 6 लोग हैं उनसे तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे बिजनेस को, ठीक है, वो जब मजीद अपने लिए टीमें बनाएंगे, जैसे आपने 6 की टीम बनाई, अगर वो भी 6 की बनाते हैं तो ये 36 हो जाएंगे। 36 अगर 6 के बनाते हैं 216 हो जाएंगे। मतलब जरूरी नहीं कि 6 की, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाला हो, वो 10 की टीमें बनाए, 20 की टीमें बनाए, लेकिन बेसिकली हम कहते हैं कि आप 6 टीमों को अगर लेकर चलें तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो प्रोस्पेक्टिंग के बाद जो मेन
जब आपकी टीम बन जाती है तो फिर जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आपने उनको प्रॉपर डुप्लीकेट करना है, यानी जो आपने सीखा है उन्हें सिखाना है। और इसमें यहाँ एक बात याद रखिएगा कि आपने अपनी टीम को अच्छी चीजें सिखानी है, क्योंकि जब आप अच्छी चीजें सिखाएंगे तो अच्छी चीजें वो मजीद अपनी टीमों में डुप्लीकेट होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने टीम में नेगेटिव चीजें सिखाएंगे तो वो नेगेटिव डुप्लीकेट होगी। और हमने डीएक्शन में देखा है कि कोई भी नेगेटिव शख्स सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होकर बिजनेस करेगा या तो वो खुद ही सिस्टम से आउट हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि प्रॉपर डुप्लीकेशन करनी है। अब डुप्लीकेशन के बाद आप अपनी प्रोस्पेक्ट जो नए आते हैं उनको आपने प्रॉपर प्लेसमेंट भी सिखानी होती है कि आप प्रॉपर प्लेसमेंट भी करें, क्योंकि प्रॉपर प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो दोस्त आपके पास आए, वो एक दूसरे को जानते हैं और वो दोनों को आप ही ने उनको मतलब रेफ़र किया है, दोनों आप ही के रेफरेंस से आए हैं और वो दोनों दोस्त हैं। तो बजाय इसके कि उनको अलग अलग टीमों में आप प्लेस करें, 2 ग्रुप्स में, उनको ऊपर नीचे एक ही ग्रुप में प्लेस कर दें ताकि वो एक टीम बन जाए, वो आपस में डिवाइड ना हो। इसी तरह अगर आपने ज्वाइन किया है, अब आप अपनी सिस्टर को आपने ज्वाइन करवाया है, तो अगर आपकी सेकंड सिस्टर भी ज्वाइन करना चाह रही है तो उनको अलग अलग ग्रुप में ना लगाएं, 2 ग्रुप्स में, बल्कि एक ही ग्रुप में एक सिस्टर को ऊपर ज्वाइन करवाएं, उसके नीचे दूसरी सिस्टर को ज्वाइन करवाएं, तो ये एक ग्रुप हो जाएगा। तो कोशिश करें जो एक जानने वाले होते हैं उनको एक साथ रखें, या एक सिटी में आप एक टीम बनाएं। अब फर्ज किया कि आपने कलकत्ता में आपने एक शख्स को मेंबर बनाया है, तो कलकत्ता के जो दूसरे फ्रेंड्स हैं कोशिश करें कि वो जो पहले से आपका ग्रुप में एक शख्स है उसके नीचे उसको प्लेस करें। एक मेंबर आपने अमेरिका में बनाया तो कोशिश करें बाकी लोगों को वहाँ पे उनके ग्रुप में प्लेस करके उनको थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन अपनी टीम को ये आसरा ना दें, बल्कि ये आपने मैनेज करना है कि आपने लोगों को किस तरह से हेल्प करनी है। और जो मेंबर्स हैं वो कभी भी हेल्प की तवक्को ना रखें, क्योंकि अपलाइन को पता है कि उसने कहाँ कहाँ कितना कितना काम करना है। तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं सब ने अपना अपना काम करना है, अपलाइन जो भी सपोर्ट होगी वो उसको करती रहेगी। लेकिन प्लेसमेंट में ज़रा आप लोगों ने देखना है कि सही से लोगों की प्लेसमेंट हो ताकि टीम वर्क हो। जब टीम वर्क होगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकोगे। और क्या करना है, डायमंड बनने तक यानी लीडर बनने तक आपने क्या करना है, 6 टीम्स पे कोशिश करें, कंसंट्रेट करें 6 ग्रुप्स पे, ठीक है, डायमंड बनने तक। डायमंड बनने के बाद फिर आप मजीद ग्रुप्स बना के आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो 20 लाइन्स का है। तो बेसिक डायमंड तक आप कोशिश करें कि आप 6 लोगों पे डिपेंड करें। अब क्या होता है कि उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉलो द लीडर। तो जितने भी आप नए लोग अभी ज्वाइन जिन्होंने किया है इस बिजनेस को, तो वो कोशिश करें कि वो अपने लीडर को फॉलो करें। और जो भी लोग ज्वाइन करते हैं आप उनको पहला लेसन ये दें कि वो अपने दिमाग को खाली करें, ज़ीरो करें। जो भी वो किसी भी फील्ड से आए हैं, वो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, उससे ये कहें कि आपको ये बिजनेस सीखना पड़ेगा। तो उससे कहें कि वो ज़ीरो होके आए, उससे बताएं कि आपको क्या होना चाहिए, बी कोचेबल, ट्रेनेबल एंड टीचेबल। आप अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें कि आपको कोई सिखा सके, आपको कोई पढ़ा सके। तो जब नया कोई मेंबर आपका जब वो इस पोजीशन पे आ जाता है कि वो सीखने के लिए तैयार होता है, तो फिर जब वो सीखता है ज़ाहिर तभी वो अच्छे से काम करेगा। तो क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे मेंबर्स नए जो ज्वाइन करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के बाद, उनको क्या होना चाहिए, उनके अंदर ये खुसूसियत होनी चाहिए कि उनको कोई सिखा सके। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम ये कहते हैं कि फॉलो दी लीडर। लीडर्स को तो वो फॉलो करें नए लोग, लेकिन किन को फॉलो करें, फॉलो दी विनर्स एंड नॉट विशर्स और लूजर्स। आपने लूजर्स को फॉलो नहीं करना होता, आपने विनर्स को फॉलो करना होता है। ये भी अपने आप जो नए मेंबर्स बनते हैं उनको ये बताएं, आप खुद भी ये पॉइंट जहन में रखें। क्योंकि होता क्या है कि अब डीएक्सन तो 27 साल से काम कर रही है। अब होता क्या है कि एक शख्स जिसको आपने मेंबर बनाया, वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, कोड लेता है, प्रोडक्ट लेता है, घर पे जाता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ उसको कोई और पुराना मेंबर मिलता है जो 4 साल पहले उसने मेंबरशिप ली हुई है। तो वो अपना कार्ड दिखाता है, कहता है यार मैंने तो 4 साल से मैं मेंबर हूँ, देखो मुझे तो कुछ नहीं मिला, तुम इस कंपनी में गए हो तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो वो कौन शख्स है, वो लूजर है कि वो 4 साल से उसने अपना कार्ड बना लिया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो क्या आपको उसको फॉलो करना चाहिए? आपको उसे बताना चाहिए कि भाई आपने तो कार्ड बना के घर बैठ गए थे, लेकिन हमारे पास जो हमारे लोग हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले ज्वाइन किया है, वो तो माशाल्लाह उन्होंने तो घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, वो तो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, वो तो बहुत कामयाब लोग हैं। तो फिर आपने क्या करना है, वो जो लूजर है उसको फॉलो करना है या जो विनर है उसको फॉलो करना है? तो आपने क्या करना होता है, विनर्स को फॉलो करना होता है। विनर्स को क्यों फॉलो करना होता है? क्योंकि उन्होंने सक्सेस हासिल की और उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स तय किए हैं।
तो आपको जो भी नेगेटिव लोग मिलते हैं तो आप बस एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें। जो लोग पॉजिटिवली काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, उन लोगों को आप फॉलो करें, यानी विनर्स को फॉलो करें। और क्या करें, अपने जो भी विनर्स हैं, जो भी आपके अपलाइन लीडर्स हैं, ठीक है, तो आप उनसे पूछें कि आपको ये बिजनेस कैसे करना है। क्योंकि जब आप करें कि मैं यार कैसे करूं, मुझे बताओ मैं कैसे करूं, तो फिर वो आपको बताएंगे। आप ऐसा कभी भी ना कहें कि मैं क्यों करूं। जब आपको लीडर कह रहा है कि आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट प्रॉपर बनाओ, तो फिर आप कहें कि अच्छा मैं कैसे बनाऊं, मैं नाम कैसे लिखूं, मैं कॉन्टेक्ट में क्या क्या लिखूं, मैं रिमार्क्स में क्या क्या लिखूं, आप उसे कैसे करूं सर बताएं कैसे करूं। जब आप करोगे कहोगे कि मैं क्यों करूं, तो फिर जो है ना वो वहां से काम नहीं चलेगा। तो ये जो चंद पॉइंट्स है ये आपने मद्दे नजर रखने हैं। अब क्या है कि डीएक्शन जो है ना एक सिस्टम बना हुआ है। अब डीएक्शन का सिस्टम बना हुआ है, आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, हम ये कहते हैं फॉलो द लीडर एंड फॉलो द सिस्टम। ठीक है, डू नॉट डू न्यू एक्सपीरियंस अंटिल डायमंड, ये मैंने खुद ही लिखा है कि डायमंड बनने तक अपना एक्सपीरियंस ना करें। आपने क्या करना होता है, जो डीएक्शन का कल्चर कहता है, जो डीएक्शन आपको सिखाता है, आपने वो काम करना है, अपना एक्सपीरियंस बीच में ऐड नहीं करना। आप किसी भी फील्ड के हो, आपको जैसे डीएक्शन कह रहा है वैसे आप करते चले जाओ तो आप कामयाब हो सकते हो। डू नॉट री इन्वेंट दी व्हील। अब आप टायर बना हुआ है, इसको आप डीएक्शन का कल्चर आपसे कहता है कि आपने टायर चलाना है, और आप जो है वो हथौड़ी लेके नए सिरे से टायर टायर बनाना शुरू कर दोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। बल्कि टायर बना हुआ है, डीएक्शन कहती है कि आपने ये टायर चलाना है, यानी आपने इस सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन में क्या है कि डायमंड तक आपने फॉलो करना है। ये डायमंड तक जब आप फॉलो करोगे, जब आप डायमंड बन जाओगे, तो उसके बाद आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि उसके बाद आप जो है अपना एक्सपीरियंस कभी भी नहीं करोगे, तो डायमंड के बाद भी आप इसको फॉलो ही करोगे। और क्राउन एम्बेसडर तक आपने ये डीएक्शन के सिस्टम को, डीएक्शन के कल्चर को आपने फॉलो करना है। व्हील बना हुआ है, व्हील चलाना है, अपना नया एक्सपीरियंस नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, या आप मेंबर हो, या आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हो, ऑलवेज कीप द मोटिवेशन लेवल हाई। आपका मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए। आपके घर के क्या प्रॉब्लम है, आप कितना क्राइसिस में हो, आपकी टीमें कितना काम कर रही है, ठीक है, आपकी सेल हो रही है, टीम डेवलप हो रही है, जो भी आपको चैलेंजेस हैं वो सिर्फ आपके अंदर तक होने चाहिए। आपका सिस्टम में वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप हर वक्त जो है वो आप मोटिवेटेड रहें, क्योंकि आपकी टीम और आपके नए प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके मोटिवेशन लेवल को देख रहे होते हैं। वो देखते हैं यार ये कितना मोटिवेटेड शख्स है। ठीक है, तो जब वो आपकी मोटिवेशन देखते हैं तो उनका माइंड बनता है काम के लिए। तो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि चाहे वो आप प्रोस्पेक्टिंग करें, चाहे आप बिजनेस करें, लेकिन अपना मोटिवेशन लेवल आपने हर वक्त हाई रखना होता है। अब मोटिवेशन लेवल हाई रखना होता है, तो मोटिवेशन लेवल हाई करने के लिए आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए। तो आपका मोटिवेशन लेवल आप हाई करते हैं, कैसे हाई करते हैं? कुछ जो हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने डीएक्शन पाकिस्तान में ज्वाइन किया था, यकीन करें ऐसे लोग थे जिनके पास आने जाने का किराया भी नहीं था, यानी वो पैसे भी उनके पास नहीं थे, मुश्किल से किराया लेके आते थे। ठीक है, और ऐसे लोग हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलियनेयर है। और बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में भी हैं, और लोगों ने घर बना लिए हैं, गाड़ियां बना ली, टोटली लाइफ चेंज कर ली, पूरी दुनिया घूम लिया, हेल्थ फ्रीडम मिल गई, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई, ट्रैवल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, और बहुत सारे ममालिक में आपको पता है लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका एक हिस्सा दिखाता हूँ कि जिन लोगों ने मेहनत की है, स्ट्रगल की है कम से कम 3 से 5 साल, वो लोग आज किस लेवल पे हैं। कुछ मैं आपको अपने लास्ट जो अचीवमेंट्स हैं उसकी कुछ तस्वीर दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे, और हम फिर क्वेश्चन आंसर अगर कोई है तो उस पर हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा लास्ट एक टूर था अजरबैजान का था, बाकू का था। इसमें आप पूरा पाकिस्तान का आप ग्रुप देख रहे हैं, फ्लैग भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ग्रुप, काफ़ी सारे लोग हैं। अब इसमें डॉक्टर्स भी हैं, मतलब बड़े लोग भी हैं, आम लोग भी हैं। तो इस बिज़नेस में आपको पता है सारे ही लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारा टूर था 2018 में, क्रूज पे था। उसमें आप भी यकीनन बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं आप भी गए होंगे। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया का था ये, क्रूज पे था। और इसको पता है 1000 प्लस लोग जो हैं वो इस क्रूज पे आए हुए थे। तो यहाँ से 25th एनिवर्सरी थी हमारी मलेशिया में, वहाँ से फिर हम सिंगापुर चले गए, वहाँ से क्रूज लिया हमने। नेक्स्ट जो है ये भी क्रूज का, ये 2018 का, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो डीएक्शन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यानी हर साल हमारा कोई ना कोई टूर हो रहा होता है। तो जो भी लोग मेहनत करेंगे तो ये पॉसिबल है कि उनके जो इंटरनेशनल टूर है वो ऑटो पे आ जाए। यानी 3 से 5 साल अगर आप मेहनत करते हो तो हो सकता है हर साल आप कोई ना कोई टूर करो। तो ये भी 2018 का ही टूर है। इसमें मैं लोगों को देखता हूँ, आम से लोग हैं। ये राइट साइड पे आप देखें तो एक जावेद साहब हैं, ये भी एक आम सा बंदा था लेकिन आज ये खास हो चुके हैं।
इसी तरह से ये 2017 में हमारा तुर्की का टूर था। ये 42 लोग आप देख रहे हैं, ये तुर्की गए हुए थे। तो इसमें जो है एक मैडम है, तो उनके जो है वो हस्बैंड भी साथ थे। तो इस तरह से ये जो है हस्बैंड वाइफ दोनों, अगर आप अच्छा टूर करते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो आप टूर पे जा सकते हैं। तो ये तो कुछ, अब मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई। इस सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं और अब मैं होस्ट की तरफ जाता हूँ कि जितने पॉइंट्स में हमने डिस्कस किए हैं इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो हम ले लेते हैं। लेकिन आप अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर नेम लिस्ट बनानी पड़ेगी और आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा प्रोडक्ट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। जब आप सही से लोगों को अप्रोच करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। कामयाबी में देर सवेर हो जाती है, लेकिन आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करोगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो अब मैं होस्ट की तरफ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया और इतने खामोशी से मुझे सुना। जी। थैंक यू वेरी मच